मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात मैं बार बार कर रहा था, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन आसान है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें प्रूफ करना है और बिल्कुल इसी में आंसर दिखता है। प्रूफ करने में क्या होता है, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में आंसर होता है, उसमें बस आपको ढूंढ कर लाना होता है कि इसको कैसे प्रूफ करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ़ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी एक्स बी डिफरेंशिएबल in closed interval 1 3 so that there will be at least one point C, एक कम से कम पॉइंट C होना चाहिए जो 1 और 3 के बीच में लाई करना चाहिए, सच दैट लाई करता है, सच दैट जैसा कि f1 f3 g1 g3 इजकल टू 2 इंटू f1 g1 f1 f डैश सी g1 g डैश सी। तो हमें ये प्रूफ करके लाना है। तो देखिए क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि सपोज एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू मान लेते हैं क्या, एफ ए मान लेते हैं और एफ एक्स मान लेते हैं जी ए और जी डैक्स सॉरी जी एक्स, ठीक है, एफ ए एंड एफ एक्स जी ए एंड जी एक्स। तो चलिए हम लोग इसको अगर मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, एफ ए इंटू जी एक्स ऐसे करते हैं, क्रॉस माइनस एफ एक्स इंटू जी ए, ये मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो यानी माइनस में एफ एक्स इंटू जी ए, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल है, यानी ये कंटिन्यूअस है 1 3 पे क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल है एट ओपन इंटरवल 1 3 पे। तो चलिए, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया, एफ ए जी एक्स माइनस जी ए एफ एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी एफ एक्स अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे यानी एफ डैश एक्स, तो एफ ए ये क्या आ गया, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो यानी एज इट इज लिख देंगे यानी एफ ए, और ये जी डैश एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में यानी जी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रिस्पेक्ट में तो जी डैश एक्स माइनस जी ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया तो एज इट इज जी ए, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो एफ डैश एक्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, ठीक है, तो देखिए क्या है, और हम लोग जानते हैं चूंकि a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या है 1 और 3 के बीच में एटलीस्ट c पॉइंट कहाँ से है, यानी a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखिए ये एफ डैश एक्स है, क्या है एफ डैश एक्स, तो a का वैल्यू क्या है, हम अपने पास 1 है, a का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से क्या हो गया f1 और जी डैश एक्स और माइनस g1 और क्या हो गया एफ डैश एक्स। ये हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्योंकि चूँकि आप लिख लीजिए चूँकि a इजकल टू क्या है 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, तो a का वैल्यू 1 है तो a का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, तो ठीक है f1 जी डैश एक्स माइनस g1 एफ डैश एक्स। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं बाई एमबीटी थ्योरम में क्या होता है, एमबीटी थ्योरम में क्या होता है कि जो एमबीटी थ्योरम में होता है कि एफ डैश सी जो क्या होता है, एफ डैश सी जो एफ डैश सी का वैल्यू होता है बाई एमबीटी थ्योरम, आप लिख दीजिए यहाँ पे बाई एमबीटी थ्योरम। तो एमबीटी थ्योरम के द्वारा क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू क्या होता है एफ बी, यानी बी का वैल्यू क्या है 3 माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए यानी 3 माइनस 1, बी कितना है 3 माइनस 1 हो गया। चलिए ठीक है, तो एफ डैश सी यानी एफ डैश सी क्या है अपने पास, एफ डैश सी क्या हो गया यहाँ पे अगर पुट कर दिया तो ये क्या हो गया f1 और जी डैश एक्स और जी डैश एक्स माइनस g1 और एफ डैश एक्स बराबर f3 माइनस f1 और ये क्या हो गया 3 माइनस 1 यानी 2। यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या हो गया f1 जी डैश एक्स, सॉरी ये c है ना तो चेंज होगा ना, जी डैश सी
और एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी, ठीक है, एफ डैश सी का वैल्यू यानी सी हम लोग एक्स को सी में रिप्लेस कर देते हैं तो ये 2 हो गया। अब देखिए ये 2 मल्टीप्लाई होगा, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रूफ करना है। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में प्रूफ करना है तो इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे स्टार्टिंग में आप लिखते थे हम लोग। तो ये क्या हो गया, अगर इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो 2 ये मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा F1, और ये अपने से तिरछे वाले पे जो कॉर्नर वाले पे होता है उससे मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जी डैश सी, और ये क्या पे हो जाएगा, ये G1 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी G1 कहाँ पे हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, और ये एफ डैश सी अपन यहाँ पे हो जाएगा, यानी F1 क्या हो जाएगा, F1 एफ डैश सी G1 जी डैश सी। तो ये अपना ये हो गया, और ये किसके बराबर है, यानी किसके बराबर हो गया, F3 माइनस F1, यानी F3 माइनस F1, और ये 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आकर इधर आ गया। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 2 इंटू, इसको आप एज इट इज रहने दीजिए या फिर से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2F1 एफ डैश सी और G1 और G डैश सी, ठीक है, इजकल टू क्या है, F3 माइनस F1 है। यानी क्या करना है, एक बार पहले 3 F3, तो F वाले टर्म में पहले क्या करेंगे 3, ये F3 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे अपना देख लीजिए, ये हो जाएगा F3 माइनस F1 है ना, तो F3 माइनस F1, एक मिनट, F3 माइनस F1 है, तो F1 और F3, F1 F3 और क्या हो गया, F1 F3 G1 G3, ठीक है, और माइनस ये क्या हो जाएगा, F1 G1 और क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा ना, F1 और G1 आप अगर मैट्रिक्स पढ़े हो तो आसानी से समझ में आएगा। तो F1 F3 G1 G3 माइनस F1 G1, चलो ठीक है ना, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर मैट्रिक्स आप जानते हैं तो क्या है, इसका टर्म्स क्या है, आइडेंटिकल है। ये F1 G1 यानी 2 कॉलम क्या है, आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ़ टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, अगर आइडेंटिकल है तो क्या होता है, उसका वैल्यू 0 होता है। ये देखिए F1 G1 तो 0 हो गया, तो ये 0 हो गया टर्म्स। तो हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, F1, ये तो पूरा टर्म 0 हो गया। एक मिनट, इसको मिटाते हैं। हमें प्रूफ करके क्या लाना था, प्रूफ करना था क्या, तो ये हो गया 2 इंटू यानी F1 F3 यानी F1 F3, हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए 2 इंटू क्या है, F1 F डैश सी G1 और G डैश सी इजकल टू क्या हो गया, ये तो टर्म आइडेंटिकल हो गया तो 0 हो गया, तो ये किसका क्या हो गया, F1 F3 और G1 G3। ये तो प्रूफ करना था कि
F3G1 G3 इजकल टू F1 F', और G1 G'। ये हमें प्रूफ करके लाना था, ये तो प्रूव्ड हो गया। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स आना चाहिए और डिटर्मिनेंट का, तो आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये प्रूफ हुआ क्वेश्चन। कुछ प्रॉपर्टीज़ भी याद रहने चाहिए, जैसे यहाँ पे आइडेंटिकल था 2 कॉलम तो 0 होता है। चलिए, लगभग सभी क्वेश्चन मैंने करा दिया। जो बचे हैं क्वेश्चन आप आसानी से खुद से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? जो क्वेश्चन हमें लगता है करा देना चाहिए तो मैं वो करा दे रहा हूँ। कह रहा है कि यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? यूजिंग MBT थ्योरम क्या कह रहा है? सो दैट, दिखावे की, प्रूफ करना है हमें, सो दैट साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा इज लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। चलिए इसको हमें शो करके दिखाना है। तो यूजिंग MBT थ्योरम, तो प्रूफ हमें शो करना है, तो प्रूफ करते हैं। तो देखिए साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, जहाँ पे क्या है? मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू। तो चलिए यहाँ पे 2 केस बनता है, एक इक्वल टू का, एक लेस देन का। तो चलिए ये केस फर्स्ट में क्या होगा? जैसे यहाँ पे केस फर्स्ट अगर क्रिएट करते हैं तो क्या होगा? अल्फ़ा इजकल टू बीटा का केस क्रिएट करते हैं, तो अल्फ़ा इजकल टू बीटा, यानी अल्फ़ा इजकल टू बीटा, यानी जो अल्फ़ा एंगल होगा वो बीटा एंगल होगा, यानी साइन अल्फ़ा इजकल टू साइन बीटा हो जाएगा यहाँ पे। यानी मॉड ऑफ, अगर दोनों एंगल बराबर होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे साइन अल्फ़ा है और माइनस साइन बीटा, और इस कंडीशन में दोनों एंगल बराबर है, तो ऑब्वियसली दोनों का वैल्यू अगर बराबर होगा तो इसका सब्सट्रैक्शन क्या होगा? 0 होगा। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू 0, यानी क्या? जो एंगल है ऑब्वियसली वो भी दोनों 0 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से अगर बोला जाए तो। यानी अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू एल्सो 0। ये 0 लिखने की क्या ज़रूरत है? ये इतना भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी जो एंगल है वो भी उसी के अकॉर्डिंग तो 0 हो रहा है। ठीक है, यानी एंगल सेम है कहीं ना कहीं। चलिए, और केस 2 क्या जनरेट होगा? केस 2 क्या जनरेट? केस 2 में क्या होगा? अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, तभी तो अल्फ़ा बीटा के बराबर नहीं है। तो अल्फ़ा अगर नहीं है, यानी सपोज अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी क्या? कोई क्या है? लेस देन इक्वल टू का कंडीशन, यानी कोई ना कोई अगर इक्वल टू नहीं है तो यानी क्या है? एक बड़ा है एक छोटा है, यानी अल्फ़ा लेस देन बीटा। ये भी ये कंडीशन इसके अनुसार, यानी सपोज आप लिख सकते हैं, सपोज अल्फ़ा लेस देन बीटा। तो इस कंडीशन में देखिए, जैसे एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या है? एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स मान लीजिए। सपोज आप मान के चलिए, सपोज क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इजकल टू साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? तो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स इजकल टू कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा? कॉस एक्स होगा। तो कॉस एक्स होगा, एफ एक्स ये क्या हो गया? ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। किस वैल्यू के लिए? ठीक है, इंटरवल अल्फ़ा और बीटा के लिए। क्या होगा? ये साइन एक्स होगा। क्या होगा? ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूस भी होगा। किस वैल्यू के लिए? अल्फ़ा और बीटा के लिए। तो ये कह सकते हैं, कहे ना वैसे। तो ये क्या है? तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस भी हो जाएगा। किस पे?
क्लोज इंटरवल अल्फ़ा और बीटा पे, और ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल होगा, एंड ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल एट क्या ओपन इंटरवल अल्फ़ा एंड बीटा के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग, और एक सी वैल्यू होना चाहिए, क्या कह रहा है, एमबीटी के लिए क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक सी पॉइंट होना चाहिए, जो सी शुड बी बिटवीन दैट यानी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, तो ये कंडीशन को हमें लेकर चलना है। चलिए आइए आगे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग रोल्स थ्योरम क्या होता है, सॉरी एमबीटी थ्योरम क्या होता है, बाई एमबीटी थ्योरम। अगर हम लोग एमबीटी थ्योरम से चलें, बाई एमबीटी से अगर चलें तो क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इजकल टू क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये होता है अपना एमबीटी थ्योरम। तो एफ डैश सी यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डैश सी का वैल्यू क्या हो गया, कॉस सी हो गया। क्या कर सकते हैं, अगर एफ बी माइनस एफ ए है तो यानी यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये बी माइनस ए यानी बीटा, और यहाँ पे अल्फ़ा, और ये बीटा, और ये क्या हो गया अल्फ़ा। तो बीटा माइनस अल्फ़ा, तो ये क्या हो गया साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं जो कॉस सी का वैल्यू होता है, और ये क्या हो जाएगा एक और, अगर साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा बाई बी माइनस बीटा माइनस अल्फ़ा, यानी साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। और एक कंडीशंस क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा था, साइन अल्फ़ा ना, तो साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, इजकल टू कॉस सी। तो ये क्या है, मॉड में टर्म है, मॉड में टर्म ले लेते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा, तो ये भी मॉड में ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो ये मॉड में है। तो हम लोग जानते हैं जो कॉस सी का जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है। जो कॉस सी का वैल्यू क्या होता है, हम लोग जानते हैं, चूँकि कॉस जो सी का वैल्यू होता है वो लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ये जो कॉस सी का वैल्यू है ये क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको ये क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा अपन अल्फ़ा माइनस बीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, मॉड में ही रखते हैं ना, मॉड में ही रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यानी साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ये क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमें क्या प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था। यानी इसको क्या लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा मॉड ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन है जो आपको कराने लायक है, ऐसे इजी ही है। मैं थ्योरी में वो क्वेश्चन करा दिया हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि फिर भी आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, 17 कह रहा है कि हमें एफ ऑफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कहाँ से कहाँ तक, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू 2।
तो ये वैल्यू के लिए बोल रहा है डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के लिए कन्वर्स थ्योरम को लेकर चलना है। तो ये कन्वर्स थ्योरम को मैंने ये थ्योरी में ही आपको बताया था, लेकिन चलिए इस पे हम क्वेश्चन को करते हैं। चलिए ये क्या है, एफ ऑफ एक्स एक क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होगा और कंटिन्यूअस भी होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स हो गया, तो एफ ए का वैल्यू कितना होगा, एफ वन का वैल्यू क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 0, और एफ टू का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और माइनस 1 यानी 3, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं है और हमें रोल्स थ्योरम से चलना है। तो एफ ए यानी एफ वन नॉट इक्वल टू एफ टू, तो यहाँ पे एफ ए और एफ बी का वैल्यू बराबर नहीं है, फिर भी हमें क्या लेकर चलना है कि ये कन्वर्जेंस ऑफ रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी एफ डैश एक्स और 2x होगा कि नहीं होगा, ये 2x होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इजकल टू 2c, और बाई रोल्स थ्योरम हम लोग क्या जानते हैं, बाई रोल्स थ्योरम, बाई रोल्स थ्योरम। और हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ रोल्स थ्योरम में क्या जानते थे, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम में क्या जानते थे कि इट मे बी और इट मे नॉट बी, मतलब ये फॉलो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है, यानी सभी स्टेटमेंट को रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो देख लीजिए एफ डैश सी, तो रोल्स थ्योरम क्या होता है, एफ डैश सी इजकल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा 2c, तो 2c इजकल टू 0, यानी यहाँ से देखा जाए तो c का वैल्यू क्या हो गया 0, 0 बिलोंग्स टू कहाँ पे, 0 बिलोंग्स टू 1 और 2, तो देखिए यहाँ पे जो c का वैल्यू है वो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, बिल्कुल कर रहा है, ये लाई कर रहा है, लेकिन ये रोल्स थ्योरम को फॉलो नहीं कर रहा है, ये रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं है, एफ ए एफ बी के बराबर नहीं है। लेकिन जो सी है, तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर सी एक एटलीस्ट 1 पॉइंट अगर ए और बी के बीच में लाई कर रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो रोल्स थ्योरम के सभी स्टेटमेंट को फॉलो करेगा। तो देखिए यहाँ पे एफ ए इजकल टू एफ बी नहीं है, लेकिन सी ए और बी के लाई कर रहा है, ले, तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हो गया क्वेश्चन। सो ये क्या कर रहा है, तो क्या बोल सकते हैं, इससे हमें क्या पता चला कि कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम यानी सी लाई कर रहा है, कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम क्या कर रहा है, इज नॉट ट्रू, ये क्या है, इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो फॉलो नहीं कर रहा है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट को, तो कन्वर्स ऑफ रोल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। तो इस तरह से रोल्स थ्योरम का और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।